सो गाइस सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं पहले बता देता हूँ, आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं है मेरे लिए, आपके लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि आज 31 तारीख है, ठीक है। एंड अभी अभी मैंने वीड वाली स्टोरी पब्लिश की है, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है बाहर, ठीक है। तो इसी के लिए मतलब मैं अपने डीमन कैचर की स्टोरी आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सब कुछ अभी हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल ये वीडियो अपलोड होगी तो कल हैप्पी न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर सब इन्जॉय करना और पहले एपिसोड एंजॉय कर लो तब एंजॉय करना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब और रोमांटिक सीन एंड मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। तो चलो अब वीडियो एंजॉय करो। इस वक्त शौर के ठीक सामने बुजुर्ग के दोनों बेटे आके खड़े हो गए थे और वो शौर को गुस्से भरी नजरों से ही देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे गलत नजर डालने की? अब इसका खामियाजा तुम्हें अपनी मौत से चुकाना होगा। इतना कहकर वो दोनों लड़के तेजी से शौर की तरफ आने लगते हैं। वहां पर ये सब देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी शौर को पीछे खींचने लगता है। देखिए छोटे मालिक, असल में ये लड़का यहाँ नया है और इसे यहाँ के तौर तरीके के बारे में पता नहीं है। इसे माफ कर दीजिए, इसे सच में कुछ नहीं पता था। वो बूढ़ा आदमी शौर को बचाते हुए कहता है, अगर ये यहाँ नया है तो हम भी तो इसे तौर तरीके ही सिखा रहे हैं ना यहाँ के। वो लड़का तेजी से बढ़ते हुए उस बूढ़े आदमी को फाइट करता है, लेकिन शौर अभी भी उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी शौर अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और वो सीधे उस लड़की की तरफ फेंक देता है। उस लड़की के दोनों भाई ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पीछे मुड़कर जल्दी से उस पत्थर को रोकने की कोशिश करते हैं, वरना वो पत्थर जाकर सीधे उसकी बहन को जाकर चोट पहुंचा सकता था। तभी वो पत्थर उसकी बहन तक पहुंचता है और उसके ठीक कान के बगल से निकल जाता है। तभी किसी को कट की आवाज सुनाई देती है और तो और काफी सारे लोगों ने वो कट की आवाज सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि देखी भी थी कि वो आई कहां से थी। वो पत्थर सीधे जाकर उस लड़की के ठीक पीछे आ रहे एक तीर से टकरा गया था, जिसके कारण वो तीर और वो पत्थर वहीं गिर गया था। वो पत्थर चुपचाप जमीन में घुस जाता है और सीधे शौर के न्यूरोकोर में चला जाता है। वो पत्थर और कोई नहीं बल्कि मोटा कीड़ा था। शौर की नजर उस लड़की के ऊपर गया था और शौर अपने आप को उसे देखने से रोक नहीं पाया था, लेकिन शौर की नजर लड़की के पीछे मौजूद एक आदमी पे पड़ी थी जो कि अपने तीर कमान लेकर तैयार था और वो उस लड़की पे अपने तीर कमान से हमला करने ही वाला था। इसलिए शौर ने ये एक्शन जल्दी से लिया था। वैसे तो शौर का निशाना बहुत बेकार था, लेकिन उस मोटे कीड़े की वजह से शौर आसानी से उस तीर के ऊपर एम करके उसे मार पाया था। लेकिन उसी बीच उस लड़की की दर्दनाक आवाज आने लगती है जिस लड़की पे वो तीर का हमला हुआ था। नहीं, ये क्या हुआ? राजकुमारी की आंखों में जहर चला गया है। उस तीर के उस पत्थर से टकराने के बाद उस तीर पे लगे हुए जहर के कुछ छींटे राजकुमारी की आंखों में चले गए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दौड़ रहा, जल्दी। कुछ लोग तेजी से आगे आने लगते हैं और राजकुमारी की मदद करने लगते हैं, लेकिन वो सच में राजकुमारी की मदद करने नहीं आ रहे थे, बल्कि वो लोग तो बस राजकुमारी को छूने के इरादे से बस वहां आए थे। उस राजकुमारी का भाई तेजी से आगे आता है और उन सब के गर्दन को वहीं से धक्का अलग कर देता है। शौर ये सब देखने के बाद अपने जगह पे जमा हुआ रह जाता है। इसने तो इन्हें भेड़ बकरियों की तरफ मार दिया, लेकिन ये तो गलत है ना। शौर मन ही मन सोचता है, क्योंकि उसके दुनिया में किसी को जान से मारना बहुत बड़ा जुर्म था और ऐसा जुर्म करने वाले या तो डॉन होते थे या तो अंडरवर्ल्ड के कोई। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ का राजकुमार होकर ऐसे काम कर रहा था। देखा तुमने राजकुमारी रश्मि को छूने वाले के साथ राजकुमार कार्तिक ने क्या हाल किया उसका? हे हट जाओ, वो राजकुमार अमन यहीं आ रहे हैं। कुछ लोग जल्दी से अपनी जगह पर दोबारा झुक जाते हैं। वो लड़का जो उस लड़की का भाई था और उसका बड़ा भाई था, उसका नाम अमन था और वो सीधे शौर की तरफ आ रहा था। आज के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं, हमें जाना होगा। इतना कहकर वो जल्दी से उस टांगे पर चढ़ जाता है। जल्दी वृद्ध के पास ले चलो। अमन और कार्तिक जल्दी से टांगे वाले को कहते हैं और फिर वो जल्दी से अपने बीस्ट को भगाते हुए एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक लंबी गहरी सांस लेता है। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी शौर के पास आता है। तुमने बढ़िया काम किया बच्चे। आज वैसे भी मौत तुम्हारे सामने से गुजर के गई है तो तुम्हें अजीब तो लग ही रहा होगा, लेकिन अभी के लिए तुम लोग जाओ और आराम करो। उत्तम और प्रिंस, तुम दोनों शौर को उसका कमरा दिखा दो। वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों पोते को कहता है। उसके बाद वो दोनों बच्चे शौर को एक अलग से झोपड़े में ले जाते हैं। ये मतलब मैं यहाँ रहूँगा?
श्योर उन दोनों को देखते हुए कहता, हाँ हाँ, यहाँ पर मेहमानों के लिए ऐसे ही जगह बने हुए हैं। वैसे ये हमारे घर से थोड़े अलग हैं, लेकिन तुम्हें रहने में यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो हमें याद कर लेना, ठीक है? उत्तम शौर्य को देखते हुए कहता, ठीक है। उसके बाद शौर्य देखता है कि वो दोनों अभी वहीं खड़े हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? शौर्य प्रिंस और उत्तम को देखते हुए कहता, नहीं, मतलब आज जो तुमने किया वो मतलब बहुत ज़्यादा डरावना था। अगर मतलब तुम्हारी मदद करने से पहले ही अगर राजकुमार कार्तिक और राजकुमार अमन तुम्हें मार देते तो? उत्तम और प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद शौर्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता नहीं था कि वो इतने बड़े जल्लाद टाइप इंसान होंगे। वो तो जब मैंने राजकुमार कार्तिक को उन सारे इंसानों के गर्दन को धड़ से अलग करते हुए देखा तो मुझे पता चला कि वो लोग किस टाइप के आदमी हैं। इसलिए अब से मैं संभल के रहूँगा उनके सामने। शौर्य भी उत्तम और प्रिंस को देखते हुए कहता, वैसे तुम्हारा वो पत्थर का निशाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्या तुम भी तीरंदाज हो? प्रिंस शौर्य को देखते हुए कहता, नहीं, मतलब मैं बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे तीर चलाना आता नहीं है, ना ही उसे ठीक से पकड़ना भी आता है। वो तो बस मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ उसमें। शौर्य अपनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता और प्रिंस और उत्तम को देखते हुए कहता, वैसे तुम्हारा वो निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर तुम चाहो तो तीरंदाज बन सकते हो अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। वैसे क्या कल तुम हमारे साथ चलोगे? मतलब कल हम जा रहे हैं तीर चलाना सीखने। अगर तुम भी हमारे साथ चलो तो अच्छा रहेगा। उत्तम और प्रिंस शौर्य को देखते हुए कहते हैं, देखो कुछ भी हो जाए, मैं दिन में तो फ्री नहीं हो सकता हूँ। मैं रात भर जगता हूँ और दिन में सोता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी छा जाती है। अच्छा, तो क्या तुम रात में चलोगे हमारे साथ सीखने तीरंदाजी? उत्तम शौर्य को देखते हुए कहता, हाँ, बिल्कुल, मैं रात में फ्री रहता हूँ, तो रात में हम लोग तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं। शौर्य इतना कहकर वहाँ पर अपने सामान को फिक्स करने लगता है। वहाँ के सारे जगह को एकदम अच्छे से देखने के बाद और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसे दी गई थी, उसे परखने के बाद शौर्य उनके साथ बाहर निकलता है ताकि वो वहाँ के बाजार और वहाँ के जगहों को घूम सके, क्योंकि अभी दिनों में बहुत ज़्यादा टाइम था। वैसे उत्तम, एक बात बताओ, क्या यहाँ पर लोग सोते नहीं हैं? शौर्य उत्तम और प्रिंस को देखते हुए कहता, हाँ सोते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग दिन में सोते हैं, काफ़ी सारे लोग रात में। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ इतने ही लोग हैं? आधे लोग सोए हुए हैं और आधे लोग जो जगे हुए हैं वो इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम हम सबको एक तरीके से पहरेदार समझ लो। और जो राजकुमार और राजकुमारी आए थे, मतलब बड़े राजकुमार और छोटी राजकुमारी, वो सब यहाँ पर राउंड के लिए आए थे, मतलब ये देखने के लिए कि हम लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। वैसे मानना पड़ेगा शौर्य, तुम आज बहुत अच्छा बचे हो। प्रिंस दोबारा से शौर्य को कहता, अच्छा ठीक है, अब ये बात दोबारा मत करो। शौर्य भी थोड़े गुस्से वाली आवाज़ में प्रिंस को देखते हुए कहता, अरे ठीक है, तुम तो बुरा मान गए। वैसे क्या, मतलब सच बताओ शौर्य, क्या तुम्हारी नज़र सच में उस तीर मारने वाले पे थी या फिर सच में तुम उसी को घूर रहे थे, मतलब रश्मि को? प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद शौर्य थोड़ा बहुत शर्माने लगता है। नहीं, मतलब मेरी नज़र तो उसी के ऊपर थी, उस तीर मारने वाले के ऊपर, वरना वो राजकुमारी को मार देता ना। शौर्य प्रिंस को देखते हुए कहता, हाँ ठीक है, वैसे भी तुमने उसकी जान बचाई है तो शायद वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। इतना कहकर प्रिंस अपने कंधे से शौर्य के कंधे पर थोड़ा सा मारता है। कुछ भी, वो एक राजकुमारी है और मैं तो। शौर्य इतना कहकर अपने दोनों कंधे को चुकाता है और फिर पूरे बाजार को घूमने लगता है। वैसे उत्तम, एक बात बताओ, वो लोग राजकुमारी को लेकर गए कहाँ जब उनकी आंख में जहर चला गया तो? शौर्य उत्तम से कहता, वो उन्हें वैद्य के पास लेके गए। वैद्य किसी को भी ठीक कर सकते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे यहाँ वैद्य होते होंगे ना? शौर्य उत्तम की बात को सुनने के बाद इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि यहाँ के वैद्य शौर्य के टाइम के डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मतलब समय के साथ साथ ये नाम चेंज हुआ है, डॉक्टर और वैद्य। हाँ, वैसे नाम तो सेम ही है, लेकिन पुराने समय में 20 टेमर को 20 टेमर ही कहा जाता है और डॉक्टर को वैद्य। हाँ, ये जगह इंटरेस्टिंग तो है। शौर्य मन ही मन सोचता है। तभी शौर्य के ठीक सामने
एक आदमी पूरे काले कपड़े पहनकर आ जाता है और वो जानबूझ के शौर्य से टकरा जाता है। शौर्य, उत्तम और प्रिंस तीनों ने ये बात नोटिस की थी कि वो आदमी जानबूझकर शौर्य से टकराया था। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से टकराने की? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? वो काले कपड़ों वाला आदमी शौर्य को देखते हुए कहता है। अच्छा, क्या मैं आपकी पहचान जान सकता हूँ? शौर्य इज्जत भरी आवाज के साथ उस काले कपड़े वाले आदमी को देखते हुए कहता है। लेकिन शौर्य की बात को सुनने के बाद भी वो काले कपड़ों वाला आदमी कुछ जवाब नहीं देता और शौर्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उसकी इस स्पीड को देखने के बाद शौर्य भी अपने जगह दंग रह जाता है। ये तो शौर्य इससे पहले कि और भी कुछ सोच पाता, वो काले कपड़ों वाला आदमी शौर्य के ठीक पास आ जाता है और उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। शौर्य उस तमाचे को खाने के बाद सीधे जमीन पर नीचे गिर जाता है। शौर्य को यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। पहले तो वो उससे जानबूझ के आके टकराया और अब वो शौर्य पे ऐसे हमले कर रहा है जिसे शौर्य सह नहीं पा रहा था। शौर्य अपनी जगह खड़ा होता और एक बार फिर से गौर से उस काले कपड़े वाले आदमी को देखने लगता है। ये तो वही है। शौर्य को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिर ये काले कपड़े वाला आदमी है कौन। शौर्य उस काले कपड़े वाले आदमी को अपने तरफ तेजी से बढ़ता हुआ फिर से देख रहा था। इस बार उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं दिख रहा था। शौर्य के गाल पूरी तरीके से लाल थे, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा था। तुम्हें मुझसे लड़ना ही है ना, तो लड़। शौर्य इतना कहता और तभी उस आदमी के पाँव में एक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता है और वो जल्दी से नीचे गिर जाता है। तभी सबको नजर आता है कि उस आदमी के पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। शौर्य ने अपने मोटे कीड़े का इस्तेमाल किया था। जब उस काले कपड़े वाले आदमी के कदम जहाँ पर पड़ने वाले थे, वो मोटा कीड़ा वहीं पे जमीन के नीचे बैठा हुआ था और जैसे ही उस आदमी के कदम उस जगह पर पड़े, मोटा कीड़ा ऊपर आकर सीधे उसके पाँव के आधा से ज्यादा मांस को खाकर वहां से भाग गया था। शौर्य इस वक्त बहुत ज्यादा लाचार भी फील कर रहा था क्योंकि वो उसके उस थप्पड़ से डॉज नहीं कर पाया था, क्योंकि शौर्य को आदत ही नहीं थी ऐसे लड़ाइयों की। और ना ही शौर्य यहाँ पे सबको ये दिखा सकता है कि उसके पास न्यूरोकोर है और उस न्यूरोकोर के अंदर 2-3 मॉन्स्टर्स भी हैं। और तो और शौर्य के पास उनमें से एक मॉन्स्टर ऐसा भी है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, और अगर लोग उसे टेम कर भी ले तो उसे जानबूझ के मार दिया जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम और कोई नहीं बल्कि वो मोटा कीड़ा है। मोटा कीड़ा ने शौर्य को कहा था कि जब वो शौर्य से नहीं मिला था तो उसने बहुत सारे कबीलों को ख़त्म किया था, बेरहमी से सबको मारा था और बेरहमी से उसे मार के खा लिया था, न जाने कितने सारे इंसानों को। इसलिए इंसान इन मोटे कीड़ों को पसंद नहीं किया करते थे, और अगर कोई मोटे कीड़ों को टेम कर भी लेता था तो उसे वो चुपचाप और मौका मिलने पर उस मोटे कीड़े को मार दिया करता था, भले ही वो मोटा कीड़ा कितना भी ज़्यादा काम का ही क्यों ना हो। लेकिन अब तक मोटे कीड़ों को सिर्फ 1-2 लोग ही टेम कर पाए थे, क्योंकि मोटे कीड़ों को टेम करना कोई आसान बात नहीं है। कोई अगर उन्हें छूने भी चले जाए, उन्हें प्यार से सहलाने भी चले जाए तो वो मोटे कीड़े हमेशा उनका आधा हाथ ही खा जाया करते थे। इसलिए मोटे कीड़े से यहाँ पर सब डरता था। प्रिंस, उत्तम, क्या तुम दोनों मेरी एक मदद कर सकते हो? शौर्य प्रिंस और उत्तम को कहता है, जो कि अभी भी शौक में थे। और शौर्य की आवाज़ सुनने के बाद वो कैसे जैसे किसी नींद से उठे हों वैसे उठकर सीधे उस काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए एक अजीब से महल के ठीक सामने पहुंचते हैं। वो बड़ा सा महल एक पत्थर से बना हुआ था। शौर्य बिना डरे अपने दोनों दोस्तों के साथ, उत्तम और प्रिंस, उन दोनों के साथ उस आदमी को घसीटते हुए अंदर जा रहा था। तभी शौर्य के ठीक सामने 2 सैनिक आते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? वो सैनिक शौर्य को देखते हुए कहता है, मुझे राजकुमार कार्तिक से मिलना है। बोलो, एक जरूरी काम है। शौर्य बिना डरे उस सैनिक को देखते हुए कहता है, देखो, राजकुमारी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारण राजकुमार अभी तुमसे मिल नहीं सकते हैं, इसलिए अभी के लिए वापस चले जाओ। वो सैनिक जैसे ही ये कहता है, शौर्य उस सैनिक के और करीब आ जाता है और फिर, देखो, मैंने कहा ना, उनसे मिलना ज़रूरी है। उन्हें बोलो, जिसने उसकी बहन की जान बचाई है वो उससे मिलने आया है और बहुत ज़्यादा जरूरी बात करना चाहता है उससे। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद सैनिक शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। तो तुम हो वो जिसने राजकुमारी रश्मि की जान बचाई है? ठीक है, मैं राजकुमार को बुला के लाता हूँ। इतना कहकर वो सैनिक अंदर जाता है और करीब आधे घंटे के बाद वहाँ से राजकुमार कार्तिक के साथ बाहर आता है। देखो, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता था,
लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मेरी बहन की जान खतरे में थी। वैसे क्या तुम मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करने आए हो? और अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो अभी के लिए तुम चले जाओ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा दर्द में है और वैद्य ने यह भी कह दिया है कि शायद अब वो कभी अपने उस आँख से देख नहीं पाएगी जिस आंखों में वो जहर चला गया था। कार्तिक एक सैड सी स्माइल के साथ शौर्य को देखते हुए कहता है, देखो तुम जो भी हो प्लीज़ अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ। और तो और बुजुर्ग भी हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इतना कहकर कार्तिक मुड़ के वहाँ से जाने लगता है। अच्छा तो एक बात बताओ, जिसने तुम्हारी बहन का यह हाल किया, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? शौर्य की इस बात को सुनने के बाद कार्तिक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और फिर वो मुड़कर कन्फ्यूजन वाले एक्सप्रेशन के साथ शौर्य को देखने लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? इतना करके कार्तिक शौर्य के ठीक पीछे एक आदमी को देखता है जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। और ये कौन है? इसे तुम हमारे दरवाजे पर क्यों लाए हो? हमारे वैद्य सिर्फ राजघराने के लोगों का इलाज करते हैं, इसका नहीं करते हैं। अगर तुम हमें ये बता दो कि मेरी बहन का वो हाल करने वाला कौन है तो शायद मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। कार्तिक शौर्य को देखते हुए कहता, नहीं, इसकी कोई मदद नहीं करनी है। एक्चुअली मैं यही तो है वो जिसने तुम्हारी बहन के ऊपर तीर से हमला किया था। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद एक पल तो कार्तिक को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये है वो? लेकिन मेरी बहन के जान के पीछे तो सिर्फ एक ही इंसान पड़ा है हमारे कबीले के अंदर, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है कि उसे कोई रोक नहीं सकता है और ना ही मैं उसे आज तक पकड़ पाया हूँ। और तुम्हारे कहने के मुताबिक ये लंगड़ा आदमी जो बहुत ज़्यादा तेज है और इसने ही मेरी बहन पर अटैक किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूँगा? कार्तिक गुस्से भरी आवाज़ में शौर्य को देखते हुए कहता, चलो ठीक है, मैं उस इंसान के चेहरे को पहचानता हूँ, इसलिए इसे देखकर भी मैं पहचान ही जाऊँगा। इतना कहकर वो शौर्य को साइड करता है और फिर उस काले मुखौटे वाले के पास चला जाता है। उसके बाद कार्तिक उस काले मुखौटे को हटा देता है, जिसके कारण अब सबको उस काले मुखौटे वाले का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। ये तो सच में वही है। कार्तिक उस काले मुखौटे वाले को देखते हुए कहता, उस काले मुखौटे वाले का चेहरा आधा जला हुआ था। कार्तिक को अब भी याद था जब उस इंसान ने रश्मि को फूल देने की कोशिश की थी और रश्मि ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तभी इस आदमी ने रश्मि को मारने का कसम खा लिया था और वो उसे मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहता था। लेकिन एक दिन वो इंसान कार्तिक के हाथ लग गया था, क्योंकि कार्तिक को पता था कि उसने उसे प्रपोज करने की कोशिश की है, इसलिए कार्तिक ने उसके आधे चेहरे को ही जला दिया। उसके बाद से ही ये इंसान रश्मि के जान के पीछे पड़ गया था। कार्तिक बिना वक्त गवाए सीधे उस इंसान के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगता है। तुम अकेले अंदर आ सकते हो, कार्तिक शौर्य को बिना मुड़े ही कहता है। उसके बाद शौर्य मुड़कर प्रिंस और उत्तम को जाने का इशारा कर देता है। देखो, मैं वापस उसी घर में तुम्हें मिलूंगा कल रात में, ठीक है? शौर्य उत्तम और प्रिंस को देखते हुए कहता है और फिर कार्तिक के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में शौर्य, कार्तिक और वो काले कपड़े वाला आदमी सीधे एक बड़े से सभा के बीच में जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। और वो इस वक्त सभा के बीच में शौर्य, कार्तिक और उस घायल आदमी को देख रहा था। कार्तिक, अब तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तमाशा करने की, जाओ यहाँ से। और देखो रश्मि का क्या हाल है। वो बूढ़ा आदमी कार्तिक को देखकर और उसे डांटते हुए कहता है, देखिए पिताजी, असल में रश्मि का इलाज अभी चल ही रहा है, वैद्य उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए मेरे हाथ क्या लगा है। कार्तिक इतना कहकर उस काले कपड़े वाले आदमी को आगे फेंक देता है, जिसके कारण उसका चेहरा आप सबको दिखने लगता है। ये तो सच में वही है, ये कमबख्त, इसी की वजह से मेरी प्यारी बेटी की आंखें ऐसी हो गई हैं, वो इस हालत में है। उसे इतना दर्द में देखकर तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ। इतना कहकर वो बूढ़ा अपने जगह से उठता है और उस काले कपड़े वाले आदमी की तरफ जाने लगता है। वो काले कपड़े वाला आदमी जैसे तैसे अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पाँव पे खड़ा होता है, वो बूढ़ा आदमी उसे लात मार के दोबारा नीचे गिरा देता है। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने और रुलाने की कीमत जानते हो? वो बूढ़ा इतना कहकर आगे आता है और अपने पाँव को सीधे उस काले कपड़े वाले आदमी के सर पे मार देता है।
जिससे उस काले कपड़ों वाले आदमी का सर वहीं चकनाचूर हो जाता है। शौर्य ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तो और शौर्य को थोड़ा बहुत चक्कर भी आने लगता है, जिसके कारण वो थोड़ा इधर उधर देखने लगता है। तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, जहाँ पर कुछ बूढ़ी औरतें एक लड़की को सहारा देकर बीच सभा में ला रही थी। बेटी रश्मि, क्या तुम ठीक हो? शौर्य भी उस लड़की की आंखों को देख पा रहा था, जो कि पूरी तरीके से पट्टियों से बंधे हुए थे और उस लड़की के दूसरे आंख से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। घबराओ मत बेटा, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है वो अब नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। तुम्हें अब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को गले लगा लेता है। वैद्य, आप मेरी बेटी की आंखों को ठीक कर पाई? वो बूढ़ा आदमी वैद्य को देखते हुए कहता है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसकी आंखें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक जहर था। वो जहर उत्तरी पूर्व में मौजूद सांप जो मिलते हैं उनका जहर था। इसलिए आप समझ ही जाइए कि इसकी आंखों के साथ क्या हुआ होगा। वो बूढ़ी औरत जो कि वैद्य थी उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहती है, क्या कोई रास्ता नहीं है? वो बूढ़ा आदमी नम से आवाज के साथ उस बूढ़ी औरत से कहता है, एक रास्ता है, लेकिन हमें 5 सितारों वाले कबीले में जाना होगा। लेकिन हमें जो दवाई वहाँ से चाहिए वो बहुत ज़्यादा महंगी है और हमें नहीं लगता कि उस दवाई को पाने लायक हम हैं, क्योंकि अगर हम पूरे कबीले के पैसे भी उस दवाई में लगा दे तो हम उस दवाई को खरीद नहीं सकते हैं। वो बूढ़ी औरत उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहती है, जो कि अब भी रश्मि को अपने गले लगाए खड़े थे, सुनिए, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मतलब मैं शायद इसकी आंखों को ठीक कर सकता हूँ। शौर्य अचानक से बीच में बोल पड़ता है, जिसके कारण सभी का ध्यान इस वक्त शौर्य पे था।